कहानी का ये 23वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। रिधिमा को छोड़ते हुए विहान अपने घर जाने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वो तस्वीर ही थी और सुबह का तनुजा जी के साथ हुआ वाकया। अचानक से ही उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसने एकाएक ब्रेक मार दिए। बीच सड़क पर ब्रेक लगाने से पीछे की गाड़ियां हॉर्न देने लगी और वो होश में आया। उसने गाड़ी साइड में ले ली। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और उसे याद आने लगा कि उस दिन माँ जो एल्बम देख रही थी उसमें दोनों बच्चे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे आज विराट है, और विराट भी तो एडॉप्टेड है। फिर आज माँ की प्रॉपर्टी नहीं मिलने की बात, विराट को देखकर भावुक होना, उसकी सगाई में जाने के लिए हमेशा से ज्यादा इस बार उत्सुक होना, ये सब सोचकर उसका दिमाग घूम गया और उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शिट, मैं कैसे समझ नहीं पाया। एक एक करके उसे सब चीजें साफ दिखाई देने लगी। विहान काफी देर तक अपनी इस सोच में उलझा रहा। फिर इन्हीं उलझनों में उलझा वो घर आ गया, लेकिन उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तनुजा जी ने उसे देखा, वो उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या हुआ विहान, तू तो देर से आने वाला था ना बेटा? उन्होंने उसे जल्दी देखकर प्यार से पूछा। हालांकि वह कुछ तनाव में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि सुबह की हुई बहस का ही ये असर होगा। वह खुद को ही कोसने लगी कि आखिर क्यों उन्होंने विहान की बात पर नाराजगी जताई। उसे क्या मालूम सालों पहले वो किस दर्द से गुजरी है, और उन पर जो बीती है वो उससे समझने की उम्मीद करना बेईमानी है जब वो किसी बात का साक्षी ही नहीं था। विहान उनकी बात सुनकर कुछ देर उन्हें देखता ही रहा। ये वही माँ है जो उसकी हर खुशी पर जान लुटाती है, लेकिन उससे ही जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी थी। वो जानती थी कि विराट उसके मामा का बेटा है, फिर भी वो चुप रही। और तो और आज भी उसे बताने के लिए वो कतराती थी। आखिर क्यों, क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा तो विहान उन्हें देखते हुए बोला, वेदांत मिला था फोटोग्राफर के यहाँ। अच्छा तो? तनुजा जी ने ऐसे पूछा मानो वो कुछ समझी ना हो। विराट की शादी के लिए वीडियो बनवा रहा है वो, उसे सरप्राइज देने के लिए। उसने जैसे ही बोला वैसे ही तनुजा जी की आंखों में चमक सी आ गई और वह खुशी मिश्रित आश्चर्य के साथ बोली, सच में? विहान उनके पल में बदलते चेहरे के भाव को देखता रहा। विराट के नाम भर ने उनके चेहरे पर चमक भर दी थी। हाँ, विहान उन्हें एकटक देखते हुए बोला, बचपन से लेकर अब तक की सभी यादों के साथ। तनुजा जी कुछ उदास हुई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, उसे बहुत पसंद आएगा। लेकिन खुश तो आप उससे भी ज्यादा हो रही हैं। विहान ने जैसे ही कहा, तनुजा जी ने हैरानी से उसे देखा और फिर खुद को संभालते हुए बोली, खुशी की तो बात है, तूने ही तो बताया था कितने बड़े अवसाद से बाहर आए हैं वो। लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे आप उसे मुझसे भी ज्यादा जानती हो। विहान फिर बोला और तनुजा जी मुस्कुराकर बोली, तो एकदम जलनखोर बच्चे की तरह बात कर रहा है। विराट से मिलवाया भी तो तूने ही था मुझे, तब मैं भी कहाँ जानता था। विहान एकटक अपनी माँ को देखते हुए बोला तो तनुजा जी ना समझी और कुछ डर कर बोली, क्या नहीं जानता था? यही कि एक दिन वो आपको मुझसे भी प्यारा हो जाएगा। विहान ने कहा तो तनुजा जी के माथे से पसीना छलक उठा। विहान भी अपनी माँ का घबराया चेहरा बखूबी देख रहा था। वो तुरंत ही हंस पड़ा तो तनुजा जी उसे हैरानी से देखने लगी। विहान हंसते हुए बोला, चेहरा तो देखिए अपना, मजाक करने पर भी ऐसा चेहरा हो गया मानो सच में बहुत बड़ा राज छुपाया है आपने हमसे। तनुजा जी ने आश्चर्य से उसे देखा तो वो उनके गले लगते हुए बोला, कुछ अच्छा सा बनाना आज खाने में, बहुत भूख लगी है। और मुस्कुराकर उनका सिर चूमते हुए अपने कमरे में चला गया और तनुजा जी आश्चर्य से बस उसे जाते देखती रही। ये आज विहान ने विराट को लेकर सवाल क्यों किए? कहीं उसे सच तो नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? बोलते हुए उन्होंने खुद को जल्दी से संभाला, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज ही थी। इधर विहान अपने कमरे में आते ही गंभीर हो गया और बिना कपड़े बदले ही लैपटॉप खोल कर बैठ गया। पहली बार उसे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानने की उत्सुकता उठी थी। इतने सालों जिस नाम से उसे बेपनाह चिढ़ थी, अभी उसी के लिए बेचैनी भर उठी थी।
काफ़ी सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारी डिटेल्स उसे इंटरनेट पर ही देखने जानने को मिल गई, जिसमें ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के दो बच्चे भी थे। ये तो दो बच्चे थे। इनमें से एक तो विराट है और लेकिन दूसरा विराट कैसे बच गया, जबकि गाड़ी तो खाई में गिरी थी? और अनाथ आश्रम तक कैसे गया? सबसे बड़ा सवाल, अगर विराट जिंदा है तो क्या दूसरा बच्चा भी जिंदा है? बोलते हुए विहान ने खुद को सवालों के बीच पाया। रात को डिनर करते हुए वो बिल्कुल सामान्य रहा। विजेंद्र जी भी अपनी आदत अनुसार चुपचाप ही भोजन करते थे। डैड, अचानक ही विहान ने उन्हें आवाज दी तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान भरी। वो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह वाली केस का क्या हुआ? बंद होने में कितना वक्त लगेगा? विहान ने अचानक पूछा तो तनुजा जी के गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। विजेंद्र जी ने उनके आगे पानी का गिलास रख दिया और एक नजर उन्हें देखा, जिसे देखकर तनुजा जी ने चुपचाप पानी का गिलास लेकर पानी पी लिया। बस हो ही जाएगा, विजेंद्र जी ने जैसे ही कहा, तनुजा जी ने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। बार बार ये केस कौन खोलता है? ये क्यों पता नहीं चल पा रहा? क्यों कोई जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है? विहान ने पूछा तो विजेंद्र जी बोले, जो भी है खुद को बहुत होशियार समझता है। उसे लगता है कि उसका नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन इस बार मैंने भी बंदोबस्त कर लिया है। इस बार हमेशा के लिए केस बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी लीगली हमें मिल जाएगी। तनुजा जी ने उन्हें देखा और जैसे ही विजेंद्र जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत प्लेट में नजर गड़ा ली। विहान आज हर चीज बारीकी से देख रहा था। वो तनुजा जी को देखते हुए बोला, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की मौत हुई कैसे थी डैड? एक्सीडेंट? विजेंद्र जी ने खाना खाते हुए बिना सोचे समझे कहा तो तनुजा जी फिर उन्हें देखने लगी। तो फिर ये मर्डर मिस्ट्री की तरह क्यों फ्रेम किया जाता है? विहान ने पूछा तो विजेंद्र जी खाना खाते हुए अब भी आराम से बोले, लोगों के पास कोई काम नहीं है, बस सबको एक पॉपुलर इंसान चाहिए मसाले के लिए। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी ऐसा ही था। क्या उनकी कोई दुश्मनी थी? विहान ने अपने पिता से पूछा तो वो बोले, बड़े आदमी के तो बहुत दुश्मन होते हैं बेटा, पता भी नहीं चलता कब कौन कहाँ दुश्मन बन जाए। तो क्या उन्हें पहले से अंदाजा था कि उन्हें कुछ हो सकता है? विहान ने पूछा तो विजेंद्र जी ने इस बार उसे गौर से देखा और बोले, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वसीयत पहले ही बनवा ली थी और उस वक्त तो उनकी उम्र भी बहुत कम थी। विहान ने पूछा तो वो बोले, वसीयत तो सबकी होती ही है बेटा, अब तुम्हारी माँ को ही देख लो, उसने भी अपनी वसीयत कब से बनवा रखी है। यह सुनते ही विहान ने हैरानी से अपनी माँ को देखा। तनुजा जी अब भी चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर खा रही थी या निगल रही थी। किसके नाम? विहान ने हैरानी से पूछा तो तनुजा जी बोली, ट्रस्ट के। विहान की हैरानी और बढ़ गई, लेकिन विजेंद्र जी बोले, किसी एक्सीडेंट में या अननेचुरल डेथ के केस में। नॉर्मल डेथ में तुम्हारा ही है सब, चिंता मत करो। विहान अब भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कभी अपनी माँ को तो कभी अपने पिता को देखता रहा। आज उसे बहुत कुछ मालूम चला था एक ही दिन में, और एक ही दिन ने उसकी जिंदगी में ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का नाम बहुत ही अहम कर दिया था। इधर मुंबई में अरुण सलोनी को लेने उसके घर आया तो सलोनी अब भी तैयार हो रही थी। तो कितना टाइम लगाती है सच में? अरुण ने उसे तैयार ना देखकर कहा तो सलोनी बोली, आदत डाल लो, लड़कियों को वक्त लगता ही है। अरे, तुझे सजने की क्या जरूरत, तो मुझे हर हाल में अच्छी ही लगती है। अरुण ने कहा तो सलोनी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कोई फायदा नहीं, मैं तैयार होने के बाद ही चलूंगी। अरुण ने अपना सिर हिला दिया और हॉल में बैठकर सार्थक से बोला, देख रहा है तू अपनी बहन को? अब जानते बूझते मुसीबत गले लगाई है तो मुझसे शिकायत मत कर। सार्थक हंसते हुए दोनों की नोक झोंक देखते हुए बोला तो अरुण बोला, ये भी सही है। सलोनी अंदर से चिल्लाई, कितना भी हाँ भर दो सार्थक भाई की बात पर, जिंदगी तुम्हें मेरे साथ ही बितानी है। ये तो मुझे धमकी दे रही है? अरुण ने भी तेज आवाज में पूछा तो सलोनी बोली, जो समझना है समझ लो, पूरी बीवी वाले लक्षण दिखाने लगी है तू तो। अरुण ने कहा तो सलोनी बोली, तो क्या बहनों की दिखाऊंगी तुम्हें? नहीं, रहने दे, ऐसे ही ठीक है तू। अरुण घबराहट के साथ बोला तो सार्थक उठते हुए बोला, तुम दोनों जानो, मैं चला दुकान पर, मैं छोड़ देता हूँ। अरुण ने कहा तो सार्थक बोला,
पहले क्या कम नाराज है जो और नाराज करने पर तुला है? अरुण हंसते हुए बोला, ये इतना गुस्सा लाती कहाँ से है ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पैदा होते ही इसने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया था। सार्थक अपना सामान समेटते हुए बोला तो सलोनी फिर से चिल्लाई, तुम मेरे ही भाई हो ना, तो अरुण के साथ बुराई में क्यों लगे हो? देख लिया? सार्थक ने अंदर की ओर इशारा किया और बोला, मैं तो चला और तू भी टाइम से छोड़ जाना उसे घर। कुछ दिन बाद मेरा डायलॉग होने वाला है ये। अरुण मुस्कुराकर बोला तो सार्थक उसे हाथ दिखाते हुए बोला, मार खाएगा? अरुण भी हंस दिया। सार्थक के जाते ही अंदर से सलोनी की आवाज आई, गया तुम्हारा जोड़ीदार? मेरी जोड़ीदार तो तू है ना। अरुण अब चलकर अंदर उसके कमरे तक आ गया। सुंदर सा लाल शलवार कुर्ता पहने सलोनी खुले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस इसलिए तुझसे तैयार होने से मना करता हूँ। अरुण दरवाजे से टिक कर उसे देखते हुए बोला। शीशे से उसे देखकर भौहें उचकाती सलोनी बोली, क्यों? फिर इस दिल की चाहत बढ़ने लगती है। अरुण आप भी उसे देखकर शौक निगाहों के साथ बोला तो सलोनी बोली, लेकिन मुझ तो बड़ा मजा आता है तुम्हें तड़पाने में। अच्छा? अरुण ने उसके नजदीक आते हुए कहा तो सलोनी भी उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, बिल्कुल, शादी होने दे फिर बताता हूँ तुझे। अरुण उसकी कमर में हाथ रखते हुए उसे अपने करीब करते हुए बोला तो सलोनी भी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, तुम्हें डरती हूँ क्या तुमसे? सोच ले बेटा, शर्मा जाएगी फिर तो। अरुण ने उसे झटका देकर अपने करीब करते हुए कहा तो सलोनी उसे देखते हुए बोली, अभी तो बोला था शादी के बाद। अरुण ने मुस्कुराते हुए छोड़ दिया तो सलोनी भी मुस्कुरा दी। बात का पक्का हूं मैं, लेकिन अब शादी का मुहूर्त भी जल्दी का ही निकलेगा और तू मेरे पास जल्दी ही होगी। जाकर सार्थक भाई से पूछ लो। हाँ, कुछ दिन बाद फिर वो मुझसे पूछेगा। वो क्यों पूछेंगे, मैं खुद ही आ जाया करूंगी। अरुण बोला, जैसे मैं आने दे रहा हूँ तुझे। सलोनी बोली, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं सलोनी को। अरुण बेशर्मी से बोला, फ्री होने के लिए तो पड़ेगी। हटो, बेशरम हुए जा रहे हो बिल्कुल। अरुण हंसते हुए बोला, बिना कुछ के ही शर्माने लगी तू तो, देखा? मार खाओगे? सलोनी ने हाथ दिखाते हुए कहा तो अरुण सिर हिलाते हुए बोला, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, घर के दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? सलोनी ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा तो अरुण मुस्कुराकर बोला, ऐसे नहीं। फिर? सलोनी ने ना समझे से पूछा तो अरुण ने उसका हाथ हक से थामते हुए कहा, अब चल। सलोनी भी उसकी अदा पर मुस्कुरा गई और दोनों एक बार फिर घूमने निकल पड़े। इधर विहान अपनी उलझन में उलझ चुका था। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का नाम अब उसके लिए भी एक गुत्थी बन चुका था। विराट से उसका रिश्ता बदल चुका था। सच क्या था, झूठ क्या, कुछ नहीं पता था, लेकिन बस पता था तो इतना कि माँ बहुत कुछ जानती है, लेकिन बताएंगी कुछ नहीं, और इसके पीछे का कारण भी वो नहीं जानता। विजेंद्र जी से बात करते वक्त तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उन्हें महेंद्र प्रताप सिंह नाम से जरा भी परेशानी है, बल्कि एक बार के लिए विहान परेशान हो जाता है, लेकिन वो हमेशा शांति रहते थे, जैसे गुस्सा उन्हें आता ही नहीं। विहान की उलझनें सुलझने के बजाय उलझ अधिक रही थी। इधर मुंबई में अभिजीत जब ऑफिस पहुंचा तो आज बॉस ने उसे बुलाया और उनकी बात सुनकर वो स्तब्ध रह गया। वो बोल रहे थे, तुम्हें अब ये ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह मर्डर मिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी अभिजीत। अभिजीत के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो उन्हें एकटक देखते हुए बोला, मैं बहुत करीब आ चुका हूँ। जिसको इस न्यूज़ को हैंडल करने को देता हूँ वो यही कहता है, और साथ ही ब्रॉडकास्ट के टाइम पर उनके हाथ में वही 4 पन्ने होते हैं जो हर न्यूज़ चैनल बता रहा होता है। बॉस चिल्लाया हुआ था और अभिजीत उसे गौर से देख रहा था। देखो अभिजीत, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तुम दूसरी न्यूज़ पर फोकस करो तो हमारा चैनल टॉप पर बना रहेगा। मैंने तुम्हें उस मंत्री के बारे में बताया था ना कि उसकी दूसरी शादी के बाद से बहुत हंगामा मचा हुआ है। अब तो सभी चैनल उस पर फोकस कर रहे हैं। हितेश से कहा भी था, लेकिन वो कुछ और नया ला ही नहीं पा रहा। बस वही हर चैनल पर है। एक नई खबर भी उस मंत्री से जुड़ी हमारे लिए तो वरदान साबित हो सकती है। उन्होंने अभिजीत को समझाया तो अभिजीत गुस्से में बोला, और मेरी मेहनत?
आप जानते भी हैं मैंने दिन रात एक किया है इस मर्डर मिस्ट्री में, और अब जब मैं इसके करीब आ चुका हूँ, असली कल्प्रिट तक आने वाला हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि मैं इसे बीच में ही अधूरा छोड़ दूँ? देखो अभिजीत, मैं ही नहीं दुनिया जानती है कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का मर्डर उसके बहनोई ने ही करवाया था। बॉस ने कहा तो अभिजीत ने झटके से उनकी ओर देखा, और कोई था ही नहीं जिसे उससे फायदा हो। सारी प्रॉपर्टी पहले से उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर कर दी थी, और उनके ना रहने पर अपनी बहन के नाम। सीधी सी बात है, एक्सीडेंट में पूरा परिवार ही मारा गया तो प्रॉपर्टी सीधे ही बहन बहनोई के हाथ में चली गई। अब बात यह है कि सबूत कुछ नहीं है उनके खिलाफ, इसलिए बार बार केस का खुलना और बंद होना सब एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। तो अभिजीत बोला, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं ये बात? अरे मुझे क्या, पूरे देश को मालूम है, बस कोई बोलता नहीं। क्योंकि उनके बहनोई विजेंद्र जी के तार भी कई बड़े लोगों से जुड़े हैं। मंत्री संतरी सब उन्हीं के पास उठते बैठते थे। उससे पहले ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के पास उनका आना जाना था, लेकिन उनके बाद जैसे उनकी सत्ता विजेंद्र जी के पास हो गई, उन्होंने कहा। तो अभिजीत हैरानी से सोचने लगा। ज्यादा सोचो मत, पहले मुझे लगा था कि तुम इस बार भी कमाल ही करोगे, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आदमी ही शातिर है, पूरी प्लानिंग करके मर्डर किया है, तभी तो कोई कुछ नहीं कर सका था उसके खिलाफ। इसलिए अब तुम भी इसे छोड़ो और इस नए केस पर ध्यान दो। इस मंत्री की दूसरी शादी ने फिलहाल सुर्खियां बटोर रखी हैं, और उससे पहले भी ये कई बार करप्शन के मामलों में खबरों में बना रहा, लेकिन पार्टी हमेशा बचा लिया करती है। बड़ा नाम है तो सब डरते हैं, उन्होंने कहा। तो अभिजीत बेमन से मुड़कर चला गया। उन्होंने जाते हुए अभिजीत को आवाज लगाई, तो अभिजीत ने मुड़कर उन्हें देखा तो वो बोले, जरूरी नहीं जो तुम चाहो वो हमेशा तुम्हें मिल ही जाए, लेकिन कभी कभी जो मिलता है वो उससे भी बड़ा हो सकता है। जैसे ये वाला ताज़ा मामला। हो सकता है ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के केस से ज्यादा पॉपुलैरिटी तुम इस मामले में ले आओ। उनका काम ही था समझाना, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। अभिजीत उन्हें घूरते हुए बोला, अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं आपको साबित कर देता कि इससे बड़ा कोई केस नहीं। अभिजीत, उन्होंने उसे फिर समझाने की कोशिश की। तो अभिजीत बोला, आपको शायद मालूम नहीं कि बाजी पलट चुकी है। क्या मतलब? उनकी भौहें सिकुड़ गई। तो अभिजीत बोला, मतलब ये कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के एक्सीडेंट के समय उनका पूरा परिवार मारा गया, ये सिर्फ एक अफवाह थी। बॉस की आंखें चौड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वो अविश्वास से बोले, तुम्हारा मतलब उनमें से कोई जिंदा है? उनके दोनों बेटे? अभिजीत ने विश्वास से कहा। तो बॉस के माथे से तो जैसे पल भर के लिए पसीना छलक उठा, और वह धम से कुर्सी पर बैठ गया। सामने रखा पानी का गिलास एक झटके से उठाकर पीने के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अभिजीत मुस्कुरा दिया तो वो उसे हैरानी से देखने लगे। अभिजीत बाहर जाते हुए बोला, जानता हूँ, सबूत देने के बाद आप उसे तुरंत ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ठीक शनाया के टाइम की जैसे। तो मतलब तुम्हारे पास सबूत भी है? उन्होंने हैरानी से पूछा। तो अभिजीत मुस्कुरा कर बोला, मुझे उस मंत्री के बारे में मेल कीजिए, मैं हैंडल करता हूँ आगे। लेकिन अभिजीत, वो बोलते रह गए, लेकिन जो सुन ले वो अभिजीत कहाँ था? इधर जयपुर में विराट भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी सिया का फोन उसे आ गया। स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही विराट की मुस्कान खैरी हो गई, और उसने आहिस्ता से मोबाइल कान पर लगाया ही था कि सामने से सिया की आवाज आई। इतना टाइम लगता है फोन उठाने में? विराट एक पल के लिए तो चौंक ही गया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो? ये भी मैं ही बताऊं? सिया ने कहा। तो विराट हंसते हुए बोला, नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, सब कुछ तो पता रहता है तुम्हें, बस एक यही पता नहीं होता। सिया फिर तो न उठी। तो विराट मुस्कुराते हुए बोला, सुबह सुबह क्या खा लिया आज, जो सुबह से ही लड़ने के मूड में हो? अच्छा, मैं लड़ रही हूँ? मैं? सिया ने पूछा। तो विराट बोला, हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। तुम तुमसे लड़की को मनाया भी नहीं जाता ठीक से, मुंह पर इतना सच नहीं बोला करते, सिया ने गुस्से में कहा। तो विराट मुस्कुरा कर बोला,
अब मुझे क्या पता, पहला पहला एक्सपीरियंस है, अगली बार के लिए याद रखूंगा। क्या याद रखोगे? सिया ने पूछा तो विराट बोला, यही कि किसी भी लड़की के नाराज होने पर उसे ये नहीं कहना है कि वो लड़ रही है, और साथ ही ये भी कि उसे मनाना भी पड़ता है। ए, सिया झट से चिल्ला उठी, किसी भी लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सिर्फ मेरी बात की थी। लेकिन तुमने ऐसा तो नहीं कहा। विराट भी मुस्कुरा दिया तो सिया बोली, तुमसे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और वो बुरी तरह चिल्ला उठी। विराट मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ भी कि फोन क्यों किया? मतलब अब फोन करने के लिए भी रीजन लगेगा? सिया फिर उस पर चढ़ बैठी। अरे यार, वो मतलब नहीं था मेरा। विराट मुस्कुराते हुए सिर पकड़ने लगा। फिर क्या था? सिया अब भी अपने फॉर्म में थी। तभी पीछे से किसी ने सिया के सिर पर मारा। आउच! सिया ने मुड़कर देखा तो आरोही उसे घूरते हुए मुस्कुराकर बोली, वो सीधा है तो ज्यादा परेशान मत करो उसे। और आप भी ध्यान रखिए, मैं बड़ी हूं आपसे। सिया ने गर्दन उठाकर कहा तो आरोही हैरानी से बोली, किस एंगल से? एंगल छोड़िए, वेदांत विराट का छोटा भाई है तो आप मेरी देवरानी हुई और मैं जेठानी, इसलिए इस रिश्ते से मैं बड़ी हुई। सिया ने कहा तो आरोही एक पल के लिए हैरान रह गई और उसके सामने वेदांत का चेहरा आ गया। क्या हुआ? वेदांत को याद करने लगी आप? सिया ने आरोही से पूछा तो आरोही मुस्कुराकर बोली, पागल हो तुम, काम के बारे में सोच रही थी। पेशेंट्स के आने में अभी भी 15 मिनट्स बाकी हैं, आप चाहो तो उसे कॉल कर सकती हो। सिया ने कहा तो आरोही मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर वापस अंदर कैबिन में चली गई। दूसरी ओर विराट हंसते हुए बोला, तुम आरोही जी को भी नहीं छोड़ती? अब तो रिश्ता ही ऐसा है। सिया ने कहा और फिर बोली, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी तुमसे नाराजगी खत्म हो गई। पर नाराजगी की वजह क्या है? विराट ने पूछा तो सिया बोली, हर बार मैं ही तुम्हें फोन करती हूँ, तुम तो मुझे कभी याद करते ही नहीं। तुम टाइम देती हो, खुद ही तो बार बार फोन कर लेती हो, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। पता है कितनी बिजी रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुम कभी फोन नहीं लगाते। सिया ने अपनी शिकायत रख दी तो विराट बोला, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, भरपाई कैसे होगी इसकी? सिंपल, मुझे शाम को एक कॉफी डेट पर ले चलना। सिया बोली तो विराट मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास पहले से सब प्लान तैयार रहते हैं ना? रखने पड़ते हैं क्योंकि तुम जो नहीं रखते। सिया ने ताना मारा तो विराट मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं लेने आता हूँ शाम में, घर पर आना। सिया ने टोका तो विराट बोला, क्यों? सीधे क्लिनिक से थोड़ी नहीं आऊंगी, रेडी भी तो होना पड़ेगा, पहली डेट है हमारी। सिया के बोलने पर विराट मुस्कुरा दिया और बोला, जो हुक्म मैडम का। सिया भी हंस पड़ी। आरोही भी कैबिन में आई तो सिया की बात याद करते हुए जाने कि उसे वेदांत से बात करने का मन हुआ, लेकिन आज से पहले उसने कभी आगे रहकर वेदांत को फोन नहीं किया था, इसलिए उसे बड़ा अजीब लग रहा था। बड़े सोच विचार और हिम्मत के बाद आरोही ने वेदांत को फोन मिला ही दिया, लेकिन हर बजती घंटी के साथ उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। 2 घंटी जाने के बाद उसका सब्र जवाब दे गया और उसने तुरंत फोन काट दिया। दूसरी ओर वेदांत ने जैसे ही आरोही का नाम स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखों को तो जैसे यकीन नहीं हुआ। कुछ पल वो बस आरोही के नाम को ही देखता रहा, लेकिन 2 बेल के आने के बाद ही फोन कट गया और वेदांत बहुत चक्का सा उसे देखता रह गया। उसने तुरंत फोन उठाकर कंफर्म किया, कोई सपना नहीं था, आरोही का ही फोन आया था, लेकिन एज यूजुअल उसने बात करने से पहले ही फोन कर दिया, शायद अभी भी अपनी उस झिझक की वजह से, लेकिन वेदांत के लिए यही काफी था। उसने तुरंत ही आरोही को फोन लगा दिया। आरोही ने जब वेदांत का फोन देखा तो उसकी घबराहट बढ़ गई। क्या बोलेगी वो जब वो पूछेगा कि क्यों फोन किया था? कोई वजह है उसके पास? नहीं ना? क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर ली उसने, वो भी सिया के कहने पर? फोन बज कर कट गया, लेकिन आरोही की फोन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर उसने चैन की सांस ली, लेकिन वो वेदांत ही क्या जो कोशिश ही न करे। मोबाइल एक बार फिर उसके नाम से चमक उठा और इस बार आरोही बेबस हो गई। उसने हिम्मत करके आहिस्ता से मोबाइल उठाकर कान पर लगाया। वैसे ही सामने से वेदांत की आवाज सुनाई दी,
आपका पूरा हक बनता है मुझे फ़ोन करने का, मुझे परेशान करने का, मेरे पल पल की खबर रखने का। उफ, कब से इंतज़ार किया है इस सीन का मैंने। और आपने खुशी भी थी तो बस मिस कॉल की। खैर, ये भी मेरे लिए बहुत है कसम से। उसकी बात सुनकर आरोही जितनी हैरान परेशान थी, अब उसके चेहरे पर उतनी ही मीठी और शर्मीली मुस्कान थी। उधर मुंबई में बॉस परेशान ही रहा सारे दिन। एक तो अभिजीत ने इतनी बड़ी बात का खुलासा कर दिया था, ऊपर से अभिजीत का मूड भी बात करने लायक नहीं था। ये बात वो अच्छे से जानता था कि कोई भी बात पर जब अभिजीत का दिमाग खराब हो जाता है तो इतनी जल्दी अच्छा नहीं होता। इसी माहौल में एक और स्टाफ का सदस्य उसके केबिन में आया। ये देखकर बॉस ने कहा, अभी नहीं बाद में। सर बहुत अर्जेंट है, उसने कहा तो भी बॉस ने झुल्लाकर कहा, कहा ना बाद में। सर देख तो लीजिए एक बार। उसने फिर जोर दिया तो बॉस गुस्से से बोला, ऐसा भी क्या हो गया है। जयपुर के बिजनेसमैन यशवंत जी के बेटों की सगाई हुई थी पिछले दिनों, उसने कहा तो बॉस अपना सिर दबाते हुए बोला, हाँ मालूम है, लेकिन मीडिया से दूर रहकर की थी। हाँ सर, लेकिन उनकी एक तस्वीर लीक हो गई है और वही तस्वीर एक लोकल न्यूज़पेपर वाले ने छाप दी है। उसने जैसे ही कहा तो बॉस ने हाथ बढ़ाकर कहा, दिखाओ क्या बड़ा तीर मारा है। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र तस्वीर पर पड़ी वो कुछ देर के लिए सुन से बैठे रहे। सर, सर, सामने वाले व्यक्ति ने आवाज़ दी तो बॉस होश में आया और पेपर फेंकते हुए बोला, ये क्या वाहियात मजाक है। सर ये मजाक नहीं सच है। वो भी उतना ही हैरान परेशान था। यशवंत सिंह का बेटा अभिजीत, वो आश्चर्य से उस तस्वीर को देखते हुए बैठा रहा। सर, उस आदमी ने दोबारा उसे आवाज दी तो बॉस ने कहा, सुनो, अभी इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, जब उसने टोका तो बॉस ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, जितना कहा है उतना ही करो। बॉस ने तुरंत ही अभिजीत को कैबिन में बुलवाया तो अभिजीत अपनी आदत के अनुसार देर से ही आया। कल के इंटरव्यू का टाइम मिल गया है मंत्री जी का। अभिजीत ने आधे ही अपनी रिपोर्टिंग कर दी। मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलवाया है अभिजीत, उन्होंने पूछा तो अभिजीत बोला, अब क्या बाकी है। तुम यशवंत सिंह को जानते हो, जयपुर के मशहूर बिजनेसमैन, उन्होंने पूछा तो अभिजीत को एक पल के लिए खटका लग गया, लेकिन उसने संयम रखते हुए साफ नकार दिया, नहीं, नाम तो सबने सुना है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। इस तस्वीर के बारे में क्या कहना है। उन्होंने वो अखबार उसके सामने रख दिया तो अभिजीत अब और भी ज्यादा हैरान रह गया। वह खुद से बोला, मीडिया को तो दूर ही रखा गया था, कोई अलाउड ही नहीं था, फिर ये कैसे हुआ। ये तो तुम ही हो ना। उन्होंने अभिजीत को एक टक देखते हुए पूछा तो अभिजीत ने एक बार फिर खुद को जल्दी से संभाल लिया और बोला, ये मैं हो सकता हूँ क्या। आप तो जानते हो, मामूली से मोहल्ले में रहने वाला अभिजीत कहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो सकता है। और मेरी माँ तो मुझे जान से ही मार देगी ये देखकर। तो ये कैसे मुमकिन है। बॉस भी हैरान था तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं है, एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं दुनिया में, और ये मैंने ही रिसर्च की है। तो हो सकता है कि इस लड़की की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन इतना किस्मत वाला भी नहीं हूं मैं। अभिजीत को अपनी बात में किसी को भी लेना अच्छे से आता था। बॉस अब भी उलझन में था तो अभिजीत बोला, अब मैं जाऊं, कल सुबह मिनिस्टर साहब का भी इंटरव्यू लेना है। हाँ जाओ। बॉस ने अनमने मन से उसे अनुमति दे दी, लेकिन दिमाग के किसी कोने में अब भी खलबली मची हुई थी। दूसरी ओर विहान भी पूरी तरह से अपनी शादी को दरकिनार कर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह केस में घुसा हुआ नजर आ रहा था। उसने फोटोग्राफर से वेदांत और विराट की सगाई की तस्वीरों की एक कॉपी ले ली थी। सभी जानते थे कि दोनों परिवारों में संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, तो किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं उठा। विहान अपने लैपटॉप को सामने लिए बैठा एक एक तस्वीर बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर विराट के पास खड़े एक दाढ़ी मूंछ वाले आदमी पर गई। अमूमन उनका सर्किल काफी मिलता जुलता था, तो उसे काफी लोग पहचान के ही मिले। जो नहीं मिले उन्हें कहीं न कहीं देखा जरूर था, लेकिन ये बिल्कुल भी देखा हुआ नहीं लग रहा था। उसने फिर तस्वीरें आगे बढ़ाई तो देखा कि एक तस्वीर में वही आदमी रंजीत जी से बात करता नजर आ रहा था।
ये है कौन जो सबको पहचानता है? विहान ने माथे पर शर्ट डालते हुए कहा, लेकिन एक के बाद एक उसने सब फोटोज देख ली, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला सिवाय इस आदमी के। काफी देर वो आंखें बंद करके दिमाग पर जोर डालता रहा, सोचता रहा, और अचानक से उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने झटके से आंखें खोल ली और एक बार फिर उसी तस्वीर को खोला। उसने विराट को देखा और फिर उस आदमी को। अब उसे कुछ कुछ एक जैसा दिखाई देने लगा। उसने झट से फोटोशॉप की मदद से उस आदमी की दाढ़ी मूंछ हटा दी और जो उसे देखा वो दंग रह गया। वो एक शक्ल, विराट और वो लड़का। उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो सिर पर हाथ रखते हुए बैठ गया और बोला, मतलब ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के एक नहीं दोनों बच्चे जिंदा हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। इसका मतलब ये कि वो दोनों ही इस बार केस ओपन करवाने के पीछे तो नहीं है, और कहीं हमारे सामने जितनी भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं वो ये दोनों मिलकर ही तो नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या मॉम को इस बात की जानकारी है? अगर वो विराट को जानती है तो क्या इस लड़के को भी जानती है? इसके जिंदा होने का राज भी जानती है? ओफ, सब कुछ उलझा हुआ है, सब कुछ। मुझे जल्दी से जल्दी सच पता लगाना पड़ेगा। इधर अगले दिन अभिजीत मिनिस्टर के घर के बाहर खड़ा था। उसके साथ कुछ और चैनल के भी रिपोर्टर्स और कैमरामैन थे। मंत्री साहब अपनी दूसरी शादी में बड़ी धूमधाम से करने के बाद उसकी खुशियां अब तक मनाए जा रहे थे। पहली पत्नी के इंटरव्यू के लिए भी पूर्व पत्नी के घर भीड़ लगी हुई थी। इधर मंत्री जी कौन कम पड़ रहे थे, और तो और नई पत्नी भी दबी आवाज में अपने फ्रेम के झंडे गाड़ने की गवाही दे रही थी, जो मंत्री जी से आधी उम्र की थी। रिपोर्टर्स को दोनों ओर से मसाला मिल रहा था और कुल मिलाकर इस खबर ने देश की आवाम का अच्छा खासा मनोरंजन कर रखा था। अभिजीत को इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब जब मन मुताबिक काम करने को नहीं मिल पा रहा था तो उसे मजबूरन इस खबर के पीछे लगना पड़ा। हालांकि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह मर्डर मिस्ट्री से वो बाहर नहीं आया था। प्रोफेशनल ना सही, लेकिन पर्सनल तो वो उसी का केस था, उसके पिता का। खैर, सभी रिपोर्टर्स को अच्छी खासी देर इंतजार करवाने के बाद घर में प्रवेश करवाया गया। बताने की जरूरत ही नहीं है कि घर कितना आलीशान था। एक एक चीज जैसे मंत्री जी ने खास चुन चुन कर मंगवाई थी, सब मौजूद था। बस मंत्री जी नदारत थे। बाहर खड़े होकर अंदर आने का इंतजार कर रहे थे सब, मंत्री जी के दुर्लभ दर्शन का। सभी अपने अपने कैमरा संभाले, माइक संभाले बैठे थे। अभिजीत की नजर भी उनके पूरे हॉल में घूम रही थी, जैसे अन्य पत्रकार की घूम रही थी। हर तरफ मंत्री जी की तस्वीरें लगी हुई थी। कहीं कोई पुरस्कार लेते तो कहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ, कहीं अपनी पार्टी के ही लोकप्रिय नेताओं के साथ, और ऐसे ही कई उपलब्धियां उनकी दीवार गिनवा रही थी। उन्हीं तस्वीरों में से एक पर अभिजीत की नजर ठहर गई। ये तस्वीर किसी और व्यापारी की नहीं बल्कि खुद उसके पिता ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी की थी। दोनों ही तस्वीर में हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। तस्वीर काफी पुरानी थी, लेकिन अभिजीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। उसने चुपके से अपने मोबाइल में उस तस्वीर को कैद कर लिया। तभी उसने देखा कि मंत्री जी अपनी गर्व भरी चाल में चलकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई और भी था जो काफी नाखुश दिखाई पड़ रहा था। पास आते आते जब चेहरा साफ हुआ तो अभिजीत ने झट से अपना चेहरा फेर लिया और वो व्यक्ति भी तेजी से बाहर निकल गया। अभिजीत उसके जाने के बाद राहत की सांस लेते हुए बोला, ये रंजीत यहाँ क्या कर रहा था? उसके मंथन को आराम मिला जब मंत्री जी सबके सम्मुख विराजमान हो गए और सभी अपना अपना कैमरा और माइक चेक करने लगे। मंत्री जी व्यवस्थित हो गए तो उन्होंने एक हाथ उठाकर इशारा किया और कैमरा माइक सब चालू हो गए। एक एक पत्रकार उनके सामने उनकी नई शादी और पुरानी शादी के विवाद के बारे में अधिकांश सवाल पूछे जा रहे थे। मंत्री जी भी तैयार ही थे, सो जवाब दिए जा रहे थे। अभिजीत के मन में अपने ही सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब दो चार सवाल अपने चैनल की तरफ से पूछ लिए और इंटरव्यू पूरा हो गया तो अभिजीत ने माइक बंद करते हुए कैमरा बंद करने का इशारा किया। अधिकांश चैनल के रिपोर्टर्स जा चुके थे। मंत्री जी बोले, कहिए, एक निजी सवाल था सर, आप बुरा न माने तो पूछ लो। अभिजीत ने कहा तो वो बोले,
अभी तक हमने अपने निजी जीवन के बारे में ही तो इंटरव्यू दिया है बाबू। और वो ठाका मार कर हंस पड़े। अभिजीत भी बस मुस्कुरा दिया तो वो बोले, पूछो। ये आपकी तस्वीर देखी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के साथ, तो ऐसे ही मन में प्रश्न उठ गया। अभिजीत ने कहा तो वो तस्वीर देखते हुए बोले, बहुत पुराने और अच्छे मित्र थे हमारे, बहुत दरिया दिल इंसान। संघर्ष के दिनों में हम साथ ही थे। फिर हम इधर आ गए और जनता के सेवक बन गए और उनका भी खासा नाम हो गया। हम बड़े प्रसन्न थे कि इतने अच्छे व्यक्ति को उनकी मेहनत का फल मिला। मिलना तो जरूर कम हो गया था, लेकिन टेलीफोन से बातचीत हो जाती थी कभी कभार। लेकिन फिर अचानक ही एक दिन सूचना आई कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पूरे परिवार का निधन हो गया। बहुत दुख हुआ था हमें सुनकर। सच में बहुत अच्छे इंसान थे वो। ऐसे इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से बताया तो अभिजीत का दिमाग फिर उलझने लगा। लेकिन आपको ये सवाल कैसे सूझा? मंत्री जी ने पूछा तो अभिजीत ने मुस्कुरा कर बात घुमा दी। जी नहीं, वो बस तस्वीर देखी तो सोचा पूछ लूं। अभी कुछ समय पहले तक भी इनके केस पर बहुत जोर था। अच्छे व्यक्ति को जाने की उस पर जल्दी अपने पास बुलवा लेता है। बहुत भले इंसान थे, किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी। जाने क्या हुआ, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आपको क्या लगता है? आपके इतने अच्छे मित्र थे, आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कौन हो सकता है? अभिजीत ने पूछा तो वो बोले, हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया था, लेकिन सीबीआई की जांच में कुछ सामने नहीं आया। बाकी सबको लगता है कि उनके बहनोई साहब का हाथ हो सकता है इसके पीछे। भाई, प्रॉपर्टी सीधे उन्हीं के पास जानी थी और उन्हीं के पास गई भी। क्या प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई वजह हो सकती है? अभिजीत ने पूछा तो वो बोले, हम जितना जानते थे उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। सबसे प्रेम का व्यवहार रखते थे, सबकी मदद करते थे। एक बार उनका और उनके बहनोई का वाद विवाद जरूर सामने आया था, लेकिन उन्होंने बात ही दबा दी। हमने पूछा भी था कि कुछ मदद चाहिए तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। अभिजीत उनकी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन मंत्री जी का व्यस्त फोन फिर बज पड़ा और अभिजीत को मन मार कर उनसे विदा लेनी पड़ी। अभिजीत के दिमाग में मंत्री जी के घर से निकलते ही एक बार फिर नई उथल पुथल शुरू हो गई। उनके घर में ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के साथ तस्वीर होना, उन्हें अपना मित्र बताना और साथ ही मधुर संबंधों का जोड़ होना अपने आप में उसके लिए नई बात थी। उसके साथ ही जिस तरह रंजीत उनके घर से गया था, देखने पर वो नाराज नजर आ रहा था और रंजीत का उनसे क्या रिश्ता है ये तो शनाया ही बता सकती थी। उसने तुरंत शनाया को फोन मिला दिया। रंजीत का नाम देखते ही शनाया के चेहरे पर हमेशा की तरह चमक आ गई। उसने फोन उठाते हुए कहा, इतने दिनों बाद याद आई? लेकिन उसकी नाराजगी पर रत्ती भर भी ध्यान ना देते हुए अभिजीत बोला, तुम्हारे पिता का मिनिस्टर सुनील से क्या रिश्ता है? क्या? एक पल के लिए शनाया चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि अभिजीत प्यार से उसकी बात का जवाब देगा, लेकिन अभिजीत का मूड कब कैसा हो जाए वो कोई नहीं जान सकता था। शनाया भी उसके इस स्वभाव को अच्छे से समझ चुकी थी। जब उसके सामने काम होता है तब उससे जरूरी उसके लिए और कुछ नहीं होता। और फिर ये तो खुद उसके माता पिता के हत्या की गुत्थी है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता। शनाया भी नहीं। बहुत समय नहीं है शनाया, जल्दी बताओ कि तुम्हारे पिता का क्या रिश्ता है मिनिस्टर से? अभिजीत ने पूछा तो शनाया बोली, मैं नहीं जानती। अरे, तुम उनकी बेटी हो, ऐसे कैसे नहीं पता? सोचो, याद करो, कभी तो देखा होगा उसे। अभिजीत झल्ला कर चिल्ला दिया तो शनाया भी सहम उठी और पल भर के लिए काम उठी। अभिजीत को भी एहसास हुआ तो उसने अपने आप को कुछ पल के लिए बंद आंखों के साथ नियंत्रित किया और फिर खुद को संभालते हुए बोला, आई एम सॉरी। सामने से शनाया की हल्की रुआंसी से सिसकी सुनाई दी। अभिजीत को अब और भी अफसोस होने लगा और वो गहरी सांस भरते हुए बोला, शनाया, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जानती हो ना, समझती हो मुझे, है ना? बदले में शनाया ने सिसकते हुए कहा, हाँ। तो फिर मुझे समझो, ये बताने की मुझे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि ये सब मेरे लिए कितना जरूरी है। अभिजीत ने कहा तो शनाया भी अब कुछ थम गई। अभिजीत बोला, मैं अभी अभी मिनिस्टर के घर इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन उनके घर से मुझे तुम्हारे पिता निकलते हुए दिखाई दिए और वो भी काफी गुस्से में।
अब शनाया उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी तो अभिजीत फिर बोला, और उसी मिनिस्टर के घर मुझे मेरे पिता की तस्वीर भी मिली। तुम्हारा मतलब ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह? शनाया ने कुछ समझते हुए कहा तो अभिजीत बोला, हाँ, और हो न हो ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। शनाया बोली, पर मैं नहीं जानती उसे। याद करो, कभी बचपन में देखा हो, कहीं तो अपने पिता के साथ देखा होगा। अभिजीत ने उसे दिमाग पर जोर डालने के लिए कहा तो शनाया कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि दीदी को कुछ पता हो। दीदी? अभिजीत ने पूछा तो शनाया बोली, मेरी बहन, वो बड़ी थी, थोड़ी समझदार थी। मैं तो हमेशा रंजीत सहाय से दूर ही रहती थी, लेकिन वो बिल्कुल माँ जैसी थी, इसलिए उनके साथ पूरी तरह सामंजस्य बना लेती थी। तो उनसे कुछ पता चल सकता है? अभिजीत ने पूछा तो शनाया बोली, मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो क्या तुम? अभिजीत ने कहा तो शनाया बोली, ये भी कोई बोलने की बात है? तुम्हारे लिए मैं जो कर सकती हूँ जरूर करूंगी अभिजीत। उसके बोलने में भावनाओं का अपार समुद्र था, जिसे अभिजीत भी बखूबी महसूस कर पा रहा था। वह भावुक भी हो रहा था। इकलौती लड़की थी शनाया, जिसने उसे कमजोर भी किया था और मजबूत भी बनाया था। वो उसकी ताकत भी थी और कमजोरी भी। थैंक यू। अभिजीत को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अब ये बोलकर मुझे पराया मत करो, शनाया ने कहा तो अभिजीत कशिश भरी आवाज में बोला, तो मतलब तुम मानती हो कि तुम मेरी अपनी हो? उसके सवाल पर शनाया स्तब्ध रह गई, खामोशी से बस उसकी बात सुनकर अपने धड़कते दिल की आवाज सुन रही थी। अभिजीत ने भी उसे और परेशान नहीं किया और वो बोला, चलो तुम बात करो, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। शनाया बस मुस्कुरा कर रह गई। कुछ पल के बाद शनाया ने अपनी बड़ी बहन का नंबर लगा दिया। ये नंबर उसे याद था, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। सामने से फोन उठाते ही शनाया की बड़ी बहन उसका परिचय सुनकर चौंक गई। अनाया, दीदी कैसी हैं आप? शनाया ने भी अपने पन से पूछा तो वो एकदम से सवालों से भर उठी थी। उन्होंने आगे से सवालों की बौछार कर दी। कहाँ थी तू? तेरा फोन भी नहीं लगता था, और वो सब सब न्यूज में देखा, और फिर तेरी लापता होने की खबर। तू जानती नहीं कि मैं कितनी परेशान हो गई थी। पापा से बात हुई थी, बताया उन्होंने कि जयपुर में ही है तू। पार्टी में देखा उन्होंने तुझे, और वो सब कुछ एक बार में ही पूछने लगी। शनाया बोली, आप सांस ले लो दीदी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और जो कुछ भी हुआ वो तो आपने टीवी पर देख ही लिया होगा। अच्छा हुआ एकदम। उस कमीने इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। वो भी अच्छे खासे गुस्से में थी। उसे छोड़ो, ये बताओ जीजा जी और बच्चे कैसे हैं? शनाया ने पूछा तो वो बोली, सब ठीक है, बस तेरी याद आती है। सिर्फ आपको? शनाया ने व्यंग से हंसते हुए कहा तो उसकी बड़ी बहन खामोश हो गई और कुछ पल के बाद बोली, ये बता रहती कहाँ है तू? खर्चा कैसे चलता है अब तेरा? कोई जरूरत हो तो? नहीं दीदी, कोई जरूरत नहीं है। शनाया अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, और रही मिलने की बात, तो मैं खुद आपसे मिलने आऊंगी जब मैं उस लायक बन जाऊं। उसकी बात सुनकर बहन घबरा गई और बोली, कहीं तो कोई गलत रास्ते में तो नहीं? गलत रास्ते पर तो पहले थी दीदी, किसी ने बहुत मेहनत की है मुझे इस सही रास्ते पर लाने में। अब बात उसकी मेहनत की है, उसे व्यर्थ जाने नहीं दे सकती। शनाया की बात सुनकर वो भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तभी शनाया बोली, मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी दीदी। हाँ हाँ, बोलना। वो खोई हुई थी कि उनकी शनाया ही थी या कोई और? कुछ पल लगे होश में आने में उन्हें। आप जानती हैं क्या कि मिनिस्टर सुनील जी का हमारे घर से क्या लेना देना है? शनाया ने पूछा तो उनकी बहन हैरान रह गई और वो बोली, ये अचानक से तुझे क्या सूझा? बताइए ना दीदी, बस समझ लीजिए एक दोस्त को बहुत ज़रूरत है इस जानकारी की। शनाया ने कहा तो वो बोली, ठीक ठीक याद तो नहीं, बहुत पुरानी बात है, लेकिन तब ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ हमारे पापा काम करते थे, और वहीं पर सुनील जी का भी आना जाना था। वहीं पर शायद पहचान हुई होगी। ज़्यादा नहीं, एक दो बार हमारे घर भी आए थे वो। कोई ऐसी बात जो आपको अजीब लगी हो? शनाया ने पूछा तो वो बोली, तो जानती है कि पापा को मेहमानों के सामने मम्मी या हमारा आना पसंद नहीं था, इसलिए बस चाय नाश्ता रख आती थी। लेकिन जब भी गई तो बस बिजनेस या काम की बात ही चल रही होती थी।
उससे ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा। शनाया निराश हो गई तो उसकी बहन ने पूछा, लेकिन हुआ क्या, बताएगी? अभी तो मुझे खुद कुछ नहीं पता दीदी। पता चलेगा तो जरूर बताऊंगी। अभी के लिए तो अपना ख्याल रखना। शनाया ने कहा तो वो बोली, अरे सुन तो, मैं फिर कॉल करूंगी दीदी, उसने कहा और फोन काट दिया। बड़ी बहन भी हैरानी से अपना मोबाइल देखते रह गई, लेकिन उनके मन में संतुष्टि तो थी कि छोटी बहन ठीक है। शनाया ने सब कुछ अभिजीत को बता दिया, लेकिन अभिजीत को इससे कुछ भी संतुष्टि नहीं मिली, तो अभिजीत ने विराट से बात की और आगे का मोर्चा संभालने के लिए विराट निकल पड़ा। जब सभी लोग ऑफिस जा चुके थे तब विराट तनुजा जी के घर आया। तनुजा जी तो उसे देखते ही खुशी से झूम उठी। दूसरी और घर के सीसीटीवी पर पूरी निगाहें जमाए बैठा विहान इसी पल के इंतजार में था। वो तुरंत ही मोबाइल के जरिए उन्हें देखने लगा। उसके घर हाई टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी लगे थे, जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती थी। तनुजा जी विराट को देखकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकी। मेरा बच्चा। तनुजा जी बहुत भावुक हो उठी थी। बुआ जी। विराट ने भी झुककर उनके पैर छू लिए। विहान बैठ कर सब देख रहा था। वो मन ही मन बोला, यकीन नहीं होता, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी मॉम दोनों ने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। अभिजीत का फोन आया था बुआ जी, विराट ने कहा तो तनुजा जी बोली, कैसा है मेरा दूसरा बच्चा, वो ठीक तो है ना? तुम्हारे फूफा जी की वजह से मैं उसे सगाई में मिल भी नहीं सकी। तो दूसरा बच्चा मतलब विराट का जुड़वा भाई, उसका नाम अभिजीत है, विहान खुद से बोला। वो ठीक है बुआ जी, लेकिन एक नई बात सामने आई है। वो मिनिस्टर है ना सुनील, उसके घर में जब वो इंटरव्यू लेने गया तो पापा की तस्वीर मिली उसे। विराट ने कहा तो तनुजा जी एक पल के लिए चौंक गई, फिर वो संभल कर बोली, वो तो बहुत पुराने मित्र हैं, भैया के साथ ही पढ़े थे। विराट सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। तनुजा जी बोली, काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए। शुरू शुरू के दिनों में तो भैया ने बहुत साथ भी दिया था उनका। जब जब उनको सपोर्ट की जरूरत थी, भैया कभी पीछे नहीं हटे। फिर विराट ने पूछा तो तनुजा जी बोली, फिर तो पता नहीं, लेकिन वो भी अपनी राजनीति में व्यस्त हो गए और भैया अपने कारोबार में। मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया था। आखिरी बार तुम दोनों के नामकरण में ही आए थे। और पापा मम्मी की डेथ में? विराट ने पूछा तो वो बोली, हाँ उसमें भी आए थे, बस उसके बाद से उनका आना जाना ही जैसे बंद हो गया। फूफा जी से कोई दोस्ती नहीं? विराट ने पूछा तो वो बोली, तेरे फूफा जी बस काम की बात करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर रंजीत से उनकी दोस्ती कैसे है? विराट ने पूछा तो तनुजा जी चौंक उठी। मतलब रंजीत जी? विराट ने अपने बोलों को सुधारा तो वो बोली, रंजीत भाई साहब से भी उतनी ही बोलचाल थी उनकी, उससे ज्यादा तो मैंने देखा नहीं कभी। तो फिर वो उनके घर क्यों गए थे और नाराजगी से निकले? मतलब कुछ तो खास रिश्ता होगा? विराट ने पूछा तो तनुजा जी बोली, हो सकता है काम पड़ने पर वो जाते हो उनके पास। बाकी और कुछ मालूम है आपको? विराट ने पूछा तो तनुजा जी बोली, मालूम तो बहुत कुछ है, बस सबूत नहीं है बुआ जी। विराट ने उनके हाथ पर हाथ रख दिया और विहान के कान खड़े हो गए। जिस इंसान ने इतना बड़ा स्वांग रचा, मेरे भैया भाभी को जान से मार दिया, उसी के साथ मुझे रहना पड़ रहा है। ये जिंदगी मौत से भी बदतर है। उन्होंने कहा तो विहान के तो जैसे सिर की नसें तन गई। बुआ जी, हम सबूत ही तलाश रहे हैं। जिस दिन सबूत हाथ में होगा उस दिन असली मुजरिम सलाखों के पीछे जरूर होगा। विराट ने कहा तो तनुजा जी बोली, 3 बार केस ओपन करवा चुकी हूँ, लेकिन हर बार कुछ नहीं होता। लेकिन बिना सबूत के आप केस ओपन क्यों करवा रही हैं बार बार? विराट ने पूछा तो तनुजा जी बोली, जिससे तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी उनके हाथ ना जाए। भैया ने साफ साफ प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम की थी, लेकिन तुम्हारे ना रहने पर मेरे नाम, क्योंकि उन्हें शुरू से ही फूफा जी पर यकीन नहीं था। विराट ने पूछा तो वो बोली, उनकी दूरदर्शिता ही उनकी कुंजी थी और आपने सब ट्रस्ट के नाम कर दिया। विराट ने कहा तो वो बोली, क्योंकि वो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। प्रॉपर्टी मेरे नाम होने पर वो वसीयत बनवाने के लिए तुरंत पीछे पड़ चुका था। भैया की चिता की आग भी शांत नहीं हुई थी
और वो पैसे के पीछे पागल हो चुका था। वो तो मुझे भी तभी मार देता, लेकिन मैंने ही पेपर में बदलाव करवा दिए और अननेचुरल डेथ के केस में प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दान करने के लिए लिखवा दिया। विहान ये सब सुनकर सुन रह गया और खुद से बोला, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। पर आपने ये किया कैसे? विराट ने पूछा तो तनुजा जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शायद पिताजी के कुछ अंश मुझ में भी थे, इसलिए वक्त पर यह तरकीब आ गई मुझे। अब क्या करेंगे? केस फिर बंद होने वाला है। विराट ने कहा तो तनुजा जी बोली, अब सबूत सबसे बड़ा है हमारे पास। कौन सा? विराट ने पूछा तो वो बोली, तुम और अभिजीत। और वो मुस्कुरा दी। आपका मतलब? विराट ने कहा तो तनुजा जी बोली, इस सच्चाई पर बौखला कर वो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे, तुम्हें मारने की कोशिश भी करेंगे और यही उनका सबसे बड़ा सबूत होगा। विराट सोचता रह गया और विहान, वो बस अवाक सा सब देख सुनकर अपनी सुध बुध खो चुका था। अपने आदर्श, अपने पिता पर इतना बड़ा इल्जाम लगते देखकर वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग फटने को हो गया था। आगे क्या होगा? सच्चाई जानकर अब विहान क्या करने वाला है? क्या विहान अपने पिता से विराट का सच बता देगा? क्या मंत्री का इस केस से कोई कनेक्शन था? क्या यशवंत जी अभिजीत की सच्चाई जान पाएंगे? आखिर कौन है जो विराट को मारना चाहता है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।